वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सीपीयू शेड्यूलिंग के बेसिक कंसेप्ट और सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। पहले हम बेसिक कंसेप्ट को समझते हैं। टर्म है सीपीयू शेड्यूलर, जिसको हमने शॉर्ट टर्म शेड्यूलर के नाम से भी पढ़ा था लास्ट वीडियो में। तो ये सीपीयू शेड्यूलर क्या होता है कि जब हमारे पास रेडी क्यू में मल्टीपल प्रोसेस होते हैं, तो उसमें से किसी एक प्रोसेस को जब सीपीयू असाइन करने की बात की जाती है, तो उस टाइम पर सीपीयू शेड्यूलर यानी कि शॉर्ट टर्म शेड्यूलर काम करता है। Whenever the CPU becomes idle, the operating system must select one of the processes, that is uh, one process from ready queue. The selection process is carried out by the short term scheduler or CPU scheduler. अगर हम शेड्यूलिंग की बात करें, तो शेड्यूलिंग जो होता है वो दो तरीके का होता है। एक होता है नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग और एक होता है प्रिमिटिव शेड्यूलिंग। नॉन प्रिमिटिव का मतलब है कि अगर एक बार किसी प्रोसेस को सीपीयू एलोकेट हो जाता है, तो वो एग्जीक्यूशन टाइम सीपीयू उसी प्रोसेस के पास होता है। और अगर प्रिमिटिव की बात करें, तो प्रिमिटिव में क्या होता है कि अगर कोई हायर प्रायोरिटी का प्रोसेस आ जाता है या टाइम स्लाइस एक्सपायर हो जाता है, तो उस केस में क्या है कि सीपीयू उस प्रोसेस को रेडी क्यू में भेज देता और किसी दूसरे प्रोसेस को शेड्यूल कर देता है। तो इस तरह से दो तरह के शेड्यूलिंग एल्गोरिदम होते हैं, एक प्रिमिटिव और दूसरा नॉन प्रिमिटिव। अगर हम नॉन प्रिमिटिव को देखें, तो यहाँ लिखा भी हुआ है, इन दिस केस once the CPU has been allocated to a process, the process keeps the CPU until it releases the CPU by terminating or by switching to the waiting state. अब जैसे क्या है कि आइदर प्रोग्राम जो है प्रोसेस टर्मिनेट हो गया, या फिर क्या है किसी आईओ डिवाइस के कारण, या फिर किसी अदर रीजन से वेटिंग स्टेट में चला गया। तो उस केस में क्या है, फोर्सफुली हमें प्रोग्राम जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सीपीयू रिलीज नहीं करता, किसी अदर रीजन की वजह से होता है। तो नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग में जनरली क्या होता है कि जब तक प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा, तब तक उसके पास ही सीपीयू रहता है। दैट इज व्हेन इट इज कंप्यूटेड और रिक्वायर्ड बाय एनी ऑपरेशन, एनी आईओ ऑपरेशन। जैसे वेटिंग स्टेट में है कि कोई आईओ ऑपरेशन की नीड हो गई या फिर प्रोसेस टर्मिनेट हो गया, तो नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग उसी तरह से काम करता है। अगर हम प्रिमिटिव की बात करें, तो प्रिमिटिव में क्या है कि जो सीपीयू का कंट्रोल है वो फोर्सफुली रिलीज किया जाता है। अंडर दिस शेड्यूलिंग प्रोसेस, the process has to leave the CPU forcefully on the basis of criteria like running to ready, waiting state to ready state, that is when interrupt occur or due to completion of time slice period। जैसे कोई particular टाइम स्लाइस दिया हुआ है, तो उस केस में क्या है, जो प्रोसेस है वो वापस से रेडी स्टेट में चला जाता है रनिंग स्टेट से। ऐसे ही अगर इंटरप्ट अगर होता है, तो उस केस में भी प्रोसेस जो है वो रेडी स्टेट में चला जाता है, ताकि दोबारा जब सीपीयू असाइन हो तो प्रोसेस रन करेगा। तो इस तरह से सीपीयू में दो तरह का शेड्यूलिंग होता है, एक नॉन प्रिमिटिव और एक प्रिमिटिव। प्रिमिटिव यानी फोर्सफुली सीपीयू रिलीज हो जाता है बिफोर कंप्लीशन, लेकिन क्या है नॉन प्रिमिटिव में फोर्सफुली सीपीयू रिलीज नहीं होता है। नेक्स्ट टर्म है डिस्पैचर। तो ये तो हमने शॉर्ट टर्म शेड्यूलर के बारे में पढ़ा है कि मल्टीपल प्रोसेस में से किसी एक प्रोसेस को जो सीपीयू असाइन करना होता है, ये काम सीपीयू शेड्यूलर का है। लेकिन जो सिलेक्टेड प्रोसेस है
उसको कंट्रोल देने का काम जो है वो डिस्पैचर का है। यानी डिस्पैचर इज द मॉड्यूल दैट गिव्स कंट्रोल टू द सीपीयू टू द प्रोसेस सिलेक्टेड बाय द शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। यानी शॉर्ट टर्म शेड्यूलर सिर्फ क्या करता है कि मल्टीपल प्रोसेस में एक प्रोसेस को सिलेक्ट कर लेता है कि इसको सीपीयू मिलनी है, लेकिन सीपीयू अलॉट नहीं करता। सिर्फ सिलेक्शन करने का जो काम है वो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का है, लेकिन असली जो सीपीयू असाइन करने का जो काम होता है वो डिस्पैचर का काम होता है। तो ये डिस्पैचर और शॉर्ट टर्म शेड्यूलर में कंफ्यूज नहीं होना है। शेड्यूलर सिर्फ प्रोसेस को शेड्यूल कर देता है कि किसको सीपीयू मिलनी है, लेकिन डिस्पैचर का काम होता है कंट्रोल ट्रांसफर करने का। द टाइम इट टेक्स for the dispatcher to stop one process and start another running is known as dispatch latency। यानी एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस पे जो सीपीयू का कंट्रोल स्विच करता है उसके बीच का जो ड्यूरेशन होता है उसे हम डिस्पैच लेटेंसी कहते हैं। यानी एक प्रोसेस को स्टॉप करने में और दूसरे प्रोसेस को स्टार्ट करने के बीच का जो टाइम है उसे डिस्पैच लेटेंसी कहा जाता है। दिस फंक्शन इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग। स्विचिंग कंटेक्स्ट, हमने कंटेक्स्ट स्विचिंग पढ़ा था, उस टाइम में भी डिस्पैच लेटेंसी होता है। स्विचिंग टू यूजर मोड, यानी कर्नल मोड और यूजर मोड हमने पढ़ा है, तो कर्नल मोड से यूजर मोड में स्विच करना, उस टाइम में भी डिस्पैच लेटेंसी होती है। जंपिंग टू द प्रॉपर लोकेशन इन द यूजर प्रोग्राम टू स्टार्ट दैट प्रोग्राम। तो ये फंक्शन इन्वॉल्व होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम शेड्यूलिंग क्राइटेरिया। हालांकि शेड्यूलिंग क्राइटेरिया के बारे में हमने पहले भी काफी डिटेल में पढ़ा है, एक बार हम लोग यहाँ सिर्फ गो थ्रू कर लेंगे। देयर आर सेवरल सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स बट वी हैव टू सिलेक्ट वन विच इज सुटेबल फॉर आवर सिस्टम। ये जो शेड्यूलिंग क्राइटेरिया है ये मेनली सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम हमें कौन सा चूज करना है उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया बना हुआ है। तो जब भी सीपीयू शेड्यूलिंग की बात होती है तो हमारे पास मल्टीपल टाइप के सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है और हर किसी का अपना एक एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस होता है। तो उसमें से हमें बेस्ट सुटेबल हमेशा सिलेक्ट करना होता है और उसके लिए जो डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया है उसे शेड्यूलिंग क्राइटेरिया कहा जाता है। देयर आर सम क्राइटेरिया बेस्ड ऑन विच सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम सिलेक्ट्स द नेक्स्ट प्रोसेस टू एग्जीक्यूट। मतलब जो अगला प्रोसेस कौन सा एग्जीक्यूट होगा वो सिलेक्ट करने का जब टाइम आता है तो कोई एक शेड्यूलिंग क्राइटेरिया को हम प्रिफर करते हैं, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम प्रिफर करता है बेसिकली। तो ये जो शेड्यूलिंग क्राइटेरिया है इसमें पहला है सीपीयू यूटिलाइजेशन। सीपीयू यूटिलाइजेशन का मतलब ही है कि सीपीयू जो है वो मैक्सिमम टाइम बिजी रहे, यानी सीपीयू का यूटिलाइजेशन प्रॉपर हो सके। वी वांट टू कीप द सीपीयू एज बिजी एज पॉसिबल, क्योंकि सीपीयू क्या है हमारे सिस्टम का सबसे महंगा पार्ट होता है। तो इस तरह से अगर कोई परफॉर्मेंस हम टाइमली एग्जीक्यूट नहीं करवाते हैं, कोई फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होता है, हमेशा खाली होता है, तो उस केस में क्या है सिस्टम की एफिशिएंसी नहीं बन पाती है। तो इसलिए क्या है सीपीयू को हमेशा बिजी रखना होता है, जितना ज्यादा बिजी हो सके उतना बिजी रखना होता है। अगर थ्योरेटिकली हम देखें तो सीपीयू का जो यूटिलाइजेशन है वो 0 से 100% होता है, लेकिन अगर हम रियल टाइम में बात करें तो 40 से 90% जो होता है वो सीपीयू का यूटिलाइजेशन होता है। अगर लाइटली लोडेड सिस्टम की बात करें तो 40% होता है और हाईली लोडेड सिस्टम की बात करें तो 90%, मतलब 40 टू 90 रेंज करता है एक्चुअल में। लेकिन अगर हम थ्योरेटिकल देखें कंसेप्ट के तरीके से देखें तो 0 टू 100% होता है। अदरवाइज
वैसे देखा जाए तो 100% सीपीयू यूटिलाइजेशन नहीं होता। उसका रीजन है कि ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो इसीलिए 100% तक तो यूटिलाइजेशन कभी होता ही नहीं है। नेक्स्ट है थ्रूपुट। कैन बी डिफाइंड फॉर अ सिस्टम एज नंबर ऑफ जॉब्स कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम। यानी एक यूनिट टाइम में नंबर ऑफ प्रोसेस कितना कंप्लीट हो रहा है, ये किसी एल्गोरिदम का थ्रूपुट होता है। थ्रूपुट यानी नंबर ऑफ जॉब्स कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम। नेक्स्ट है टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम क्या होता है? द इंटरवल ऑफ टाइम फ्रॉम सबमिशन ऑफ अ प्रोसेस टू द टाइम ऑफ कंप्लीशन। यानी हमने सबमिट कब किया और हमारा प्रोसेस कब कंप्लीट हुआ, इसके बीच का जो टाइम होता है इसे टर्न अराउंड टाइम कहा जाता है। इट इज द टोटल टाइम स्पेंट बाय अ प्रोसेस विद इन द सिस्टम। मतलब कब आया और कब एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है, अगर हम टर्न अराउंड टाइम की बात करें तो टर्न अराउंड टाइम रेडी क्यू में टाइम स्पेंड होने में कितना देर लगा, उसके बाद एग्जीक्यूशन के दौरान कितना टाइम लगा, आईओ ऑपरेशन में अगर कोई टाइम लगा, मतलब टोटल टाइम कि कब प्रोसेस आया है, जनरेट हुआ है, मतलब अराइवल टाइम से कंप्लीशन टाइम के बीच में जो भी टाइमिंग है उसे टर्न अराउंड टाइम कहा जाता है। चाहे वो टर्न अराउंड टाइम आइदर रेडी क्यू में वेट कर रहा हो, या फिर एग्जीक्यूशन में लग रहा हो, या आईओ ऑपरेशन में हो। या फिर हम टर्न अराउंड टाइम को ऐसे भी कह सकते हैं, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। यानी कब कंप्लीट हुआ और कब मेमोरी में आया। तो ये वाला जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो उस टाइम पर ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। ये फॉर्मूला जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इसका। नेक्स्ट है वेटिंग टाइम। इट इज द सम ऑफ पीरियड्स स्पेंट वेटिंग इन अ रेडी क्यू। इसका मतलब क्या है कि टर्न अराउंड टाइम तो टोटल टाइम होता है कि कब आया और कब एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुआ। टोटल टाइम टर्न अराउंड टाइम है, लेकिन उसमें से जितना देर एग्जीक्यूशन में लगता है वो टाइम अगर हम निकाल देंगे तो उसके अलावा जो टाइम रहा है वो तो सिस्टम में वेट कर रहा होगा प्रोसेस। तो ये वेटिंग, ये जो होता है ये वेटिंग टाइम होता है। यानी अगर हम देखें तो इसमें क्या है, अमाउंट ऑफ टाइम दैट अ प्रोसेस स्पेंड्स वेटिंग इन अ रेडी क्यू। मतलब रेडी क्यू में वेट कर रहा होता है, लेकिन उस टाइम में एक्चुअल में जो है वो एग्जीक्यूशन ना हो रहा हो। तो वो जो वेटिंग टाइम होता है, वो वेटिंग टाइम एक्चुअली जो है वो टर्न अराउंड टाइम और बर्स्ट टाइम के बीच का डिफरेंस है। तो ये वाला जो फॉर्मूला है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ज्यादातर जो है एग्जाम में टर्न अराउंड टाइम, एवरेज टर्न अराउंड टाइम और एवरेज वेटिंग टाइम जो है वो कैलकुलेट करने के लिए दिया जाता है। तो ये दोनों फॉर्मूला जो है ये आपको हमेशा याद रहना चाहिए। टर्न अराउंड टाइम इक्वल टू कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, और वेटिंग टाइम क्या है, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। इट इज द अमाउंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच प्रोसेस इज इन रेडी क्यू। यानी रेडी क्यू में वेट कर रहा होता है तो वो टाइम जो है वेटिंग टाइम होता है। नेक्स्ट है रिस्पॉन्स टाइम। इट इज द अमाउंट ऑफ टाइम प्रोसेस टेक्स टू स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग। यानी कोई प्रोसेस मेमोरी में आया, वेट कर रहा होता है और फर्स्ट टाइम उसे कुछ रिस्पॉन्स मिला, सीपीयू फर्स्ट टाइम मिल रहा है, तो उसे रिस्पॉन्स टाइम कहते हैं। रिस्पॉन्स टाइम क्या है, टाइम एट विच प्रोसेस गेट्स द सीपीयू माइनस अराइवल टाइम। क्योंकि ये जरूरी नहीं होता कि अराइवल टाइम हमेशा स्टार्टिंग में ही सारा प्रोसेस आए, कभी कभी प्रोसेस जो है वो बाद में भी आता है। तो इसीलिए हमें अराइवल टाइम को माइनस करना होता है। लेकिन अगर अराइवल टाइम, अगर सारे प्रोसेस एक साथ मेमोरी में आ जाए तो उस टाइम में अराइवल टाइम जो होता है वो सबका जीरो होता है। तो ये डिपेंड करता है कि हमें
अराइवल टाइम दिया गया है या फिर नहीं दिया गया। अगर नहीं दिया गया है तो हमें ये मान करके चलना है कि अराइवल टाइम 0 है। तो ये जो था सीपीयू शेड्यूलिंग से रिलेटेड थ्योरेटिकल कांसेप्ट था। अब हम लोग डिटेल में डिफरेंट डिफरेंट सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम के बारे में पढ़ेंगे। CPU scheduling algorithm. The scheduling algorithm decides which of the process in ready queue is to be attending the CPU. शेड्यूलिंग एल्गोरिदम क्या करता है? ये डिसाइड करता है कि रेडी क्यू में जितने भी प्रोसेस वेट कर रहे हैं उसमें से एक्चुअल में हमें सीपीयू किसे देनी है। तो ये जो तरीका होता है इसके लिए कुछ एक एल्गोरिदम यूज करना होता है और उसके लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिदम है। हर एक एल्गोरिदम का अपना कुछ प्रो है, कुछ कॉन्स है। तो इसीलिए हमें सभी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम के बारे में पता होना चाहिए ताकि जैसा सिचुएशन होगा, जैसी नीड होगी उसके अकॉर्डिंग हम एल्गोरिदम को अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हम एल्गोरिदम की बात करें तो हमारे पास कुछ एल्गोरिदम यहाँ पर है, जैसे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग, दूसरा है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग और मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग। तो इसमें जो स्टार्टिंग के चार हैं, एफसीएफएस, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, प्रायोरिटी और राउंड रॉबिन, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये चार शेड्यूलिंग एल्गोरिदम जो होता है वो होता है मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो इसीलिए इसी के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। बाकी मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग के बारे में भी हम बेसिक कंसेप्ट को जानेंगे। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल एग्जाम में नहीं आता, लेकिन फिर भी क्या है कि एक बेसिक नॉलेज जरूरी है। पहला है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग, यानी एफसीएफएस। दिस इज द सिंपलेस्ट एंड इजीएस्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। In this scheme, the process that requests the CPU first is allocated the CPU first। यानी इस फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में क्या होता है कि हमारे पास अगर मल्टीपल प्रोसेस हैं तो जिस सीक्वेंस में कोई प्रोसेस जो है वो रेडी क्यू में एंटर करता है उसी सेम सीक्वेंस में सीपीयू अलॉट किया जाता है। द फर्स्ट प्रोसेस इज स्टोर्ड इन फर्स्ट पोजीशन ऑफ द रेडी क्यू। Here the data structure of ready queue is FIFO queue, first in first out। मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब है कि जो प्रोसेस रेडी क्यू में पहले आया है उस प्रोसेस को हमें एग्जीक्यूट पहले करना है। एफसीएफएस क्या है? नॉन प्रिमिटिव वर्जन है। When CPU is free, it is allocated to other process, that is CPU has been allocated to process, that process keeps the CPU until it releases the CPU either by terminating or by requesting IO। हमने पढ़ा था नॉन प्रिमिटिव के बारे में कि नॉन प्रिमिटिव में क्या होता है कि अगर एक बार किसी प्रोसेस को सीपीयू असाइन हो जाती है तो ये आइदर टर्मिनेट होने पे रिलीज होता है या फिर आईओ की रिक्वेस्ट करता है तब रिलीज होता है। तो एफसीएफएस जो शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है वो नॉन प्रिमिटिव है। अगर सीपीयू असाइन हो जाता है तो या तो प्रोसेस कंप्लीशन के बाद दूसरे प्रोसेस को सीपीयू मिलती है या फिर आईओ की रिक्वेस्ट होने के बाद दूसरे प्रोसेस को सीपीयू मिलती है। तो ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का बेसिक कंसेप्ट है। अब इसे हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं। जैसे यहाँ मेमोरी में टोटल 5 प्रोसेस है, P1, P2, P3, P4 और P5। इस प्रोसेस का नाम दिया हुआ है P1, P2, P3, P4 और P5। हर एक प्रोसेस का अराइवल टाइम दिया हुआ है। अराइवल टाइम सबका अलग अलग है। इसका मतलब क्या है कि एक टाइम पर सारा प्रोसेस मेमोरी में नहीं आया है, अलग अलग टाइम पर आया है। सीपीयू बर्स्ट। सीपीयू बर्स्ट क्या होता है कि किसी प्रोसेस को
कंप्लीट करने में कितना यूनिट टाइम लगता है? जनरली प्रोसेस और सीपीयू बर्स्ट ये दोनों जरूर दिया हुआ होता है एग्जाम में। अराइवल टाइम दिया भी होता या नहीं भी दिया होता, बाय डिफॉल्ट अराइवल टाइम को हम 0 मानते हैं। अगर दिया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग हम इसे कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट है फाइंड आउट द एवरेज टर्न अराउंड टाइम एंड एवरेज वेटिंग टाइम। एवरेज टर्न अराउंड टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम निकालने के लिए पहले तो हमें टोटल वेटिंग टाइम पता होना चाहिए और नंबर ऑफ प्रोसेस। तो इसको सॉल्व करने के लिए जो होता है वो एक जेंट चार्ट बनाते हैं। इसकी हेल्प से हम लोग प्रोसेस को एक सीक्वेंस में एग्जीक्यूट कर पाते हैं। एफसीएफएस में अगर आप एक चीज देखेंगे तो जो ये सीपीयू बर्स्ट होता है, ये सीपीयू बर्स्ट का जो टोटल है वो यहाँ का लास्ट नंबर होता है। जैसे 20 प्लस 2 प्लस 40 प्लस 8 प्लस 4, ये टोटल है 74। यानी ये 74th यूनिट तक एग्जीक्यूट कर रहा है। ये कुछ बेसिक सा कंसेप्ट है। अब यहाँ पर अराइवल टाइम अगर हम देखें तो अराइवल टाइम जो है पहले का है 0, उसके बाद 4, उसके बाद 6, नेक्स्ट P4 का 8 और P5 का 10। इसका मतलब ये है कि P1 P2 P3 P4 और P5 इसी सीक्वेंस में जो है प्रोसेस मेमोरी में एंटर किया है। तो इसका जो जेंट चार्ट बनाएंगे वो कुछ इस तरह से बनाएंगे। पहला प्रोसेस हमें लेना है और उसे एग्जीक्यूट करने में कितना टाइम लग रहा है इसको बनाना है। तो हम जेंट चार्ट यहाँ पर फिर से बना लेते हैं। फर्स्ट प्रोसेस पे ये टाइम जो है वो 0 है। अब 0 से लेकर के 20 तक जो एग्जीक्यूट होगा वो होगा P1। नेक्स्ट इस टाइम पर क्या है, 20 यूनिट टाइम पर सारा प्रोसेस जो है वो मेमोरी में आ चुका है। यानी 0 to 20 के बीच में 4, 6, 8 और 10 ये चार प्रोसेस जो है वो सीपीयू में आ चुके हैं। लेकिन क्या है, हमें तो अराइवल टाइम के हिसाब से लेना है कि कौन सा प्रोसेस मेमोरी में पहले आया। तो P1 के बाद, P1 तो ऑलरेडी ये कंप्लीट हो चुका है, तो P2 P3 P4 और P5 बिल्कुल सीक्वेंस में होगा। अब यहाँ 20 के बाद सीपीयू बर्स्ट टाइम जो है वो 2 है, यानी 2 यूनिट। मतलब ये होगा 22 और इस पे क्या है, P2 एग्जीक्यूट करेगा। नेक्स्ट है P3। P3 22 से लेकर के ये है 40 यूनिट टाइम, यानी 22 में 40 अगर हम ऐड करते हैं तो ये 62। तो इस पे P3 काम करेगा, यानी अब P3 की एग्जीक्यूशन हो जाएगी। नेक्स्ट है P4। P4 का एग्जीक्यूशन 62 से, अब इसमें 8 बर्स्ट टाइम है यानी ये है 70। तो P4 एग्जीक्यूट कर जाएगी। नेक्स्ट बचा है P5। तो P5 70 के बाद 4 है इसका बर्स्ट टाइम यानी 74 और ये P5। इस तरह से जेंट चार्ट बनता है। ऊपर भी इसी तरह से जेंट चार्ट बनाया गया है। अब अगर ये चीज क्लियर हो गया तो हम लोग इजिली इसका वेटिंग टाइम निकाल सकते हैं। वेटिंग टाइम निकालने के लिए प्रोसेस मेमोरी में कब आया, एफसीएफएस में तो हम सिर्फ ये देखते हैं कि प्रोसेस मेमोरी में कब आया और उसे सीपीयू कब मिली। क्योंकि इसमें क्या होता है कि सीपीयू मिलने के बाद कंप्लीट प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है। तो अब प्रोसेस बाय प्रोसेस जब हम वेटिंग टाइम निकालेंगे तो P1 का वेटिंग टाइम, जो कि अराइवल टाइम 0 है और उसी टाइम पर सीपीयू असाइन हो गया, तो P1 का वेटिंग टाइम 0। नेक्स्ट अगर हम देखें P2, P2 के केस में क्या है, P2 जो सीपीयू मिला है वो 20 पे मिला है। P2 को 20 पे सीपीयू मिला, लेकिन अराइवल टाइम 4 है। मतलब 4 यूनिट टाइम तो ये मेमोरी में था ही नहीं।
तो 4 यूनिट टाइम कम वेट करेगा, मतलब 20 में से 16, 20 माइनस 4, ये 16 हो गया। नेक्स्ट अगर हम देखें P3 का, तो P3 को सीपीयू कब असाइन हुआ? P3 को सीपीयू असाइन हुआ जब P1 और P2 एग्जीक्यूट कर चुका है। तो P1 और P2 को एग्जीक्यूट करने में टोटल जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है 22, और इसे सीपीयू कब मिली? एग्जीक्यूशन के बाद मिली है 22 पे। लेकिन ये P3 जो है वो मेमोरी में आया कब है? तो 6 यूनिट टाइम पे, मतलब 6 पे आया, तो 6 यूनिट तो इसने वेट किया ही नहीं, तो 22 माइनस 6, ये 16। नेक्स्ट है P4। जब P4 को सीपीयू मिली है, तो इस केस में क्या है, P1, P2 और P3 तीनों एग्जीक्यूट कर चुका है, यानी 62 यूनिट टाइम इसे वेट करना पड़ा है। मतलब 62 यूनिट टाइम पे इसे सीपीयू मिली है, एक्चुअली वेट नहीं किया है, 62 यूनिट टाइम। अब यहाँ पर इसका अराइवल टाइम ही है 8, मतलब 8 यूनिट इसने कम वेट किया है, तो 62 माइनस 8, ये 54। नेक्स्ट है P5। P5 जब P1 से P4 सारे प्रोसेस एग्जीक्यूट हो गए, तो P5 को सीपीयू असाइन हुआ। P5 को सीपीयू असाइन हुआ उस टाइम में ये 70 यूनिट जो है, ये सीपीयू बर्स्ट टाइम था। 70 यूनिट के बाद इसे सीपीयू असाइन हुआ। लेकिन क्या है, ये तो 10 यूनिट टाइम पे आया, मतलब 10 माइनस हो जाएगा, ये 60। अब अगर हम यहाँ देखेंगे तो P1, P2, P3, P4 और P5, कहने का मतलब है कि हर एक प्रोसेस का वेटिंग टाइम निकल गया। एवरेज वेटिंग टाइम निकालने के लिए हम टोटल कर देते हैं वेटिंग टाइम का और डिवाइडेड बाय 5, यानी एवरेज वेटिंग टाइम क्या होगा, 0 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 54 प्लस 60 और डिवाइडेड बाय 5, तो 29.2 ये इसका वेटिंग टाइम है। इसी तरह से अगर हमें टर्न अराउंड टाइम निकालना हो, तो टर्न अराउंड टाइम निकालने के लिए सेम हमारे पास जेन चार्ट बना हुआ है, और हम ये भी जानते हैं कि P1 जो है वो 0 टाइम पे आया, P2 4 पे, P3 6 पे, P4 8 पे और P5 10 पे। ये सबका अराइवल टाइम दिया हुआ है, मतलब स्टार्टिंग में सारे प्रोसेस नहीं आए थे। तो टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, जिस टाइम में कोई भी प्रोसेस का एग्जीक्यूशन जो है कंप्लीट हुआ, और उसमें से उसका अराइवल टाइम माइनस कर देंगे, या फिर यानी कि कब वो मेमोरी में आया है। टर्न अराउंड टाइम यही तो होता है कि प्रोसेस कब आया और कब कंप्लीट हुआ। कंप्लीशन टाइम में से अराइवल टाइम अगर हम हटा देते हैं, तो टर्न अराउंड टाइम निकलता है। अब जो P1 है, इसका कंप्लीशन टाइम जो है, कंप्लीशन टाइम हमेशा बाद वाला होगा, कंप्लीशन टाइम और माइनस अराइवल टाइम, यानी 0, 20 माइनस 0, ये 20। P2 22 पे वेट किया, क्योंकि इसका 2 बस टाइम था, 22 पे वेट किया, तो 22, और आया कब था, तो 4 यूनिट पे, तो 22 माइनस 4, ये 18 हो गया। नेक्स्ट P3 की अगर हम बात करें, P3 जो है वो 62 यूनिट टाइम पे एग्जीक्यूशन अपना बंद किया है, और मेमोरी में 6 यूनिट टाइम पे आया था, यानी 62 माइनस 6, 56। तो इस तरीके से क्या है, P3 का ये टर्न अराउंड टाइम निकल चुका है। नेक्स्ट है P4। P4 का एग्जीक्यूशन जो है वो 70 यूनिट पे टाइम पर खत्म हुआ है, लेकिन P4 जो है वो 8 यूनिट टाइम पर आया है, यानी 70 माइनस 8, ये 62 इसका टर्न अराउंड टाइम है। इसी तरह से P5 का अगर हम देखेंगे, तो P5 का जो एग्जीक्यूशन है ये 74 पे हुआ है,
लेकिन 10 यूनिट टाइम पे ये मेमोरी में आया है, यानी 74 माइनस 10 64। अब ये हर एक प्रोसेस का टर्न अराउंड टाइम निकल चुका है। एवरेज वेटिंग टाइम निकालने के लिए सबका यहाँ पर सम करेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे 44। तो ये तरीका है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में एवरेज वेटिंग टाइम और टर्न अराउंड टाइम निकालने का। अगर हम इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करें, तो डिसएडवांटेज जैसे क्या है, अगर कोई लंबा प्रोसेस है और वो लगातार अगर एग्जीक्यूट कर रहा है, तो छोटे प्रोसेस जो है उसको काफी लंबा वेट करना पड़ता है। और अगर क्या है, टाइम शेयरिंग सिस्टम है, तो उस केस में भी ये एल्गोरिदम जो है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता है। क्योंकि टाइम शेयरिंग सिस्टम में क्या है कि हमेशा एक रेगुलर इंटरवल करने के बाद पूरा करने के बाद स्विचिंग करना पड़ता है, तो टाइम शेयरिंग सिस्टम में ये एफसीएफएस इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता है। अगर हम इसके डिसएडवांटेज की बात करें, तो जैसे क्या है कि कोई प्रोसेस का अगर हायर बर्स्ट टाइम है और उसे पहले सीपीयू अलॉट होना है, जैसे रेडी क्यू में उसका नंबर पहले है, तो जो छोटे प्रोसेस है उसको काफी लंबा टाइम तक वेट करना पड़ता है। और हाई बर्स्ट टाइम वाला जो है वो प्रोसेस बहुत देर तक एग्जीक्यूट करते रहता है। तो ये जो प्रॉब्लम है इसको हम कन्वे इफेक्ट कहते हैं, या फिर स्टारवेशन कहते हैं, कि काफी लंबे टाइम तक प्रोसेस वेट करता है। तो ये इसका मेजर डिसएडवांटेज है। अगर हम एडवांटेज की बात करें, तो एडवांटेज क्या है, सिंपल है और इजी टू इम्प्लीमेंट है, हम लोग इजिली इसे समझ सकते हैं। तो ये था फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व सीपीयू शेड्यूलिंग, और ये नॉन प्रिमिटिव सीपीयू शेड्यूलिंग होता है। नेक्स्ट है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट यानी एसजेएफ। अब जो हमने प्रॉब्लम देखा था कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में क्या है कि अगर हमारे पास मल्टीपल प्रोसेस हैं, तो जो हायर बर्स्ट टाइम वाला है वो अगर एग्जीक्यूट होता है, तो लोअर बर्स्ट टाइम वाला मैक्सिमम टाइम वेट कर रहा होता है। तो इस केस में क्या है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिदम काफी हेल्पफुल है इन दिस टाइप ऑफ शेड्यूलिंग। when the cpu is available, it is assigned to the process the that has the smallest next cpu burst। मतलब जिस प्रोसेस का सीपीयू बर्स्ट जो है वो सबसे कम होगा, उसे सीपीयू असाइन हो जाएगा। अगर दो प्रोसेस का सीपीयू बर्स्ट टाइम सेम है, तो उस केस में क्या है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व काम करता है। रीजन क्या है कि दोनों की बर्स्ट टाइम सेम है, और जब बर्स्ट टाइम सेम होगा तो उस केस में जो पहले मेमोरी में आता है उसे पहले एग्जीक्यूट किया जाता है। तो ये शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में होता है। नेक्स्ट है एसजेएफ एल्गोरिदम में बी आइदर प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। अब ये शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट है, ये प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव दोनों वर्जन का होता है। प्रिमिटिव कब कब होगा और नॉन प्रिमिटिव कब होगा, ये हम लोग देख लेते हैं। प्रिमिटिव का मतलब है कि अगर जैसे कोई प्रोसेस उससे छोटे बर्स्ट टाइम का आ गया, जो प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा होता है, तो अगर प्रिमिटिव वर्जन होगा तो पहले करेंटली रनिंग प्रोसेस जो है वो क्लोज हो जाएगा, और छोटे बर्स्ट टाइम वाला जो प्रोसेस है वो एग्जीक्यूट करने लगेगा। लेकिन नॉन प्रिमिटिव वर्जन में क्या है, सीपीयू का जो कंट्रोल है, कंट्रोल ट्रांसफर नहीं होगा जब तक कि प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता है। तो नॉन प्रिमिटिव और प्रिमिटिव में फर्क है। नॉन प्रिमिटिव में क्या है, कंप्लीशन तक सीपीयू जो है वो दूसरे को असाइन नहीं होता है, और अगर प्रिमिटिव वर्जन होगा तो कोई छोटे बर्स्ट टाइम का प्रोसेस आ जाएगा तो उसे कंट्रोल स्विच करना पड़ता है। द चॉइस अराइजेस व्हेन अ न्यू प्रोसेस अराइव्स एट रेडी क्यू व्हाइल प्रीवियस प्रोसेस इज एग्जीक्यूटिंग। अगर कोई पर्टिकुलर प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा है और कोई नया प्रोसेस आता है रेडी क्यू में, तो उस केस में चॉइस करना पड़ता है।
द न्यू प्रोसेस may have a shortest next CPU burst than currently executing process. कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जो करेंटली रनिंग प्रोसेस है उससे सीपीयू बर्स्ट टाइम जो है वो दूसरे नए प्रोसेस का कम है। तो उस केस में क्या होगा, जो प्रिमिटिव एसजेएफ है वो क्या करेगा, करेंटली एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस को प्रिम्प्ट कर देगा, लेकिन नॉन प्रिमिटिव एसजेएफ क्या करेगा, करेंटली रनिंग प्रोसेस को पहले फिनिश करेगा, उसके बाद दूसरे को असाइन करेगा। तो ये जो प्रिमिटिव शॉर्टेस्ट जो फर्स्ट शेड्यूलिंग है, इसको हम शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट शेड्यूलिंग बोलते हैं, यानी एसआरटी टीएफ। इसका रीजन क्यों है, क्योंकि जो प्रोसेस है वो प्रोसेस आधा एग्जीक्यूट कर चुका होता है, मतलब कुछ पोर्शन एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, उसके बाद फिर उसे हम रोक देते हैं। तो वो रिमेनिंग टाइम हमें देखना होता है, ना कि इंटायर सीपीयू बर्स्ट टाइम देखते हैं। तो इसलिए इसका जो नाम है शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट हो जाता है। अगर कोई शॉर्टेस्ट जो फर्स्ट प्रिमिटिव वर्जन का हो, और नॉन प्रिमिटिव के लिए क्या है, सिंपल जैसे शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट ही इसका भी नाम है, रिमेनिंग टाइम फर्स्ट जैसा कोई कंसेप्ट नहीं होता। अब इसमें क्या है, जो लार्जर जॉब है वो विल नेवर बी एग्जीक्यूटेड इफ स्मॉल जॉब अराइव। ये प्रिमिटिव के केस में होता है कि कई कोई अगर स्मॉलर जॉब आ गया तो लार्जर जॉब जो है वो कंप्लीट नहीं होता है, और उस केस में शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट शेड्यूलिंग की तरह इसे इम्प्लीमेंट करना होता है। ये जो हम लोग एग्जांपल देख रहे हैं वो नॉन प्रिमिटिव वर्जन से करेंगे। नॉन प्रिमिटिव वर्जन का मतलब ही है कि जब तक प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता तब तक दूसरे प्रोसेस को हम रोक नहीं सकते हैं, चाहे जो न्यू प्रोसेस आया हो मेमोरी में उसका साइज कम ही क्यों ना हो। ये एग्जांपल दिया गया है। लार्जर जॉब अगर हम देखें तो इस केस में क्या है, सीपीयू बर्स्ट P1, P2, P3 और P4 चार प्रोसेस है, सबका अराइवल टाइम दिया गया है। अराइवल टाइम अलग अलग है P1, P2, P3 और P4 का। सीपीयू बर्स्ट जो है वो भी अलग अलग है। अब यहाँ पर हम देखें कि जब प्रोसेस का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है तो उस टाइम पर अराइवल टाइम चूंकि एक ही प्रोसेस का जीरो है, मतलब इस टाइम पर क्या है, मेमोरी में सिर्फ P1 है, यानी P1 तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा। लेकिन P1 जब एग्जीक्यूट हो जाएगा तो इसको 15 यूनिट टाइम लग रहा है। उसके बाद अगर हम देखें तो 15 यूनिट टाइम लगने के बाद जब हम चेक करेंगे मेमोरी को तो इस टाइम में P1, P2, P3 और P4 तीनों प्रोसेस जो है वो मेमोरी में आ चुका होगा। तो अब इस केस में P2 एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि तीन प्रोसेस मेमोरी में है, तो सबसे छोटे वाले को हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे जिसका बर्स्ट टाइम कम है। पहले P1 के केस में हमारे पास ऑप्शन नहीं था क्योंकि इसमें एक ही प्रोसेस था, तो जब एक प्रोसेस था तो हमें चूज नहीं करना था। और दूसरा क्या है, नॉन प्रिमिटिव वर्जन था, इसका मतलब यह है कि एक बार प्रोसेस को अगर सीपीयू असाइन हो गया तो ये प्रोसेस चलता रहेगा। नेक्स्ट, अगर हम इसके जेन चार्ट को देखें, पहली बार में क्या है, अगर हम अराइवल टाइम 0 को कंसीडर करेंगे तो उस टाइम में P1 प्रोसेस आया। तो P1 प्रोसेस आने के बाद ये 0 टू 15 टाइम 15 यूनिट पे ये एग्जीक्यूट करेगा। तो इस केस में अगर हम देखें तो सिर्फ एक प्रोसेस था हमारे पास। अब इसके एग्जीक्यूशन के बाद P2, P3 और P4 तीन प्रोसेस था। तो P2, P3, P4 में से सबसे जो लोएस्ट बर्स्ट टाइम है वो है P3 का, मतलब 5 यूनिट। तो P3 एग्जीक्यूट कर रहा है यहाँ पर 5 यूनिट। इसके एग्जीक्यूशन के बाद
P1 और P3 एग्जीक्यूट जब कर जा रहा है तो P2 और P4 बच रहा। P2 और P4 में से जो लोएस्ट बर्स्ट टाइम है वो P4 का है, यानी 8 सीपीयू बर्स्ट है। तो 20 से 8 यानी 28 पे सीपीयू जो प्रोसेस 4 है उसका कंप्लीशन होगा। नेक्स्ट एक प्रोसेस सिर्फ बचता है P2 जिसका सीपीयू बर्स्ट टाइम 38 है, तो P2 इसके बाद, मतलब इसका जो सीक्वेंस है वो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट वाला है और नॉन प्रिमिटिव वर्जन। अगर हम इसका वेटिंग टाइम और टर्न अराउंड टाइम निकालें तो जैसे P1 प्रोसेस है, P1 प्रोसेस अराइवल टाइम 0 था, P2 का अराइवल टाइम जो था वो 5 था, P3 7 और P4 10। मतलब ये सारे जो प्रोसेस है वो अलग अलग टाइम पे मेमोरी में आया है। तो अगर हम वेटिंग टाइम और टर्न अराउंड टाइम निकालें, तो वेटिंग टाइम निकालने के लिए क्या होता है कि जो प्रोसेस है उसको सीपीयू कब अलॉट हुआ और अराइवल टाइम उसमें से हम माइनस कर देते हैं। तो जैसे अगर हम देखें सीपीयू अलॉटमेंट का टाइम, तो सीपीयू P1 को तो आते ही मिल गई थी। इसका मतलब यह है कि 0 टाइम पर इसका अराइवल है और उसी टाइम सीपीयू मिल गई, यानी ये 0 वेट किया। उसके बाद अगर हम P3 का देखें, तो P3 जो है, P3 को 15 यूनिट टाइम पर सीपीयू अलॉट हो रहा है, यानी सीपीयू इसे 15 यूनिट टाइम पर मिला। और ये P3 मेमोरी में आया कब था, तो 7 यूनिट पे। मतलब क्या है कि 7 हमें माइनस करना होगा और 7 माइनस करने के बाद इसका वेटिंग टाइम निकलेगा 15 माइनस 7 8। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट प्रोसेस था P4। P4 को जो सीपीयू मिला है वो 20 यूनिट टाइम पे, तो ये 20 और P4 मेमोरी में कब आया था, तो 10 यूनिट टाइम पे, यानी 20 माइनस 10 ये 10 है। नेक्स्ट है P2। P2 की अगर हम बात करें तो P2 जो है, P2 को सीपीयू मिली 28 यूनिट टाइम पे और P2 मेमोरी में 5 यूनिट टाइम पर आया था, यानी ये 23। देखें तो अगर सारे प्रोसेस जो है इसका वेटिंग टाइम निकल चुका है। अब वेटिंग टाइम निकलने के बाद हम अगर एवरेज वेटिंग टाइम निकालते हैं तो सम नंबर ऑफ प्रोसेस से डिवाइड कर देते हैं। तो इसका अगर हम सम करें और नंबर ऑफ प्रोसेस से डिवाइड करें तो वेटिंग टाइम जो है, एवरेज वेटिंग टाइम, वो 10.25 आ रहा है। नेक्स्ट है टर्न अराउंड टाइम। वेटिंग टाइम में क्या है, सीपीयू कब असाइन हुआ उसमें से अराइवल टाइम को माइनस करते हैं। और टर्न अराउंड टाइम में क्या होता है, प्रोसेस कंप्लीट कब हुआ उसमें से अराइवल टाइम को हम माइनस करते हैं। इसमें P1 के केस में हमें देखना है कि P1 जो है वो कंप्लीट कब हुआ, यानी P1 का कंप्लीशन टाइम है 15 और मेमोरी में आया था 0 टाइम पे, यानी 15 माइनस 0 ये 15 है। नेक्स्ट है P2। अब अगर हम P2 को देखें तो P2 का कंप्लीशन टाइम जो है वो है 38, यानी 38 से जो है वो P2 एग्जीक्यूट किया है। लेकिन ये मेमोरी में कब आया था, तो अराइवल टाइम है 5, तो 38 माइनस 5 यानी 33। P3 P3 का कंप्लीशन टाइम जो है वो है 20 और मेमोरी में आया था 7 यूनिट पे, यानी अराइवल टाइम 7, तो 20 माइनस 7 जो है वो है 13। नेक्स्ट अगर हम बात करें P4 की, तो P4 जो है 28 यूनिट टाइम पर कंप्लीट हुआ है, तो 28 और 10 यूनिट टाइम पर मेमोरी में आया था, यानी 28 माइनस 10 18। अब अगर हम देखें तो हर एक प्रोसेस का टर्न अराउंड टाइम निकल चुका है। अब एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालना हो तो इसका सम डिवाइडेड बाय 4, तो 19.75।
तो ये जो था, ये शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट था, नॉन प्रिमिटिव वर्जन। और अगर यही शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट हो जाता, मतलब क्या है कि कोई प्रोसेस बीच में अगर सीपीयू दूसरे को दे देता, तो उस केस में क्या है कि हमें रिमेनिंग टाइम में से चेक करना होता है। तो ये शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट वाला केस है। प्रैक्टिस करेंगे तो सेम प्रोसेस इसका भी है। नेक्स्ट है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में क्या होता है, इन केस ऑफ प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, द प्रोसेस हैविंग हाईएस्ट प्रायोरिटी वैल्यू विल बी एग्जीक्यूटेड फर्स्ट। हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी होती है? सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं, किसी का अगर क्लास में रैंक 1 आता है, तो उसकी न्यूमेरिक वैल्यू तो 1 ही है ना, लेकिन रैंक 1 क्या है? हाईएस्ट है। तो प्रायोरिटी में न्यूमेरिक वैल्यू ज्यादा होने का मतलब है कि उसकी प्रायोरिटी कम है। और अगर न्यूमेरिक वैल्यू कम है, इसका मतलब क्या है? उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। तो ये अगर हम 4 प्रोसेस को कंसीडर करें, तो पहला प्रोसेस यहाँ पर है P1, दूसरा है P2, P3, देन P4। सबका अराइवल टाइम और बर्स्ट टाइम दिया हुआ है। सेम पहले वाला ही प्रोसेस है, सिर्फ इसमें प्रायोरिटी को सेट किया गया है। हर एक प्रोसेस की एक अपनी प्रायोरिटी है। P3 की प्रायोरिटी जो है वो 1 है। नेक्स्ट P2 की प्रायोरिटी है, देन P1 की, लास्ट में P4 की प्रायोरिटी है। तो सबकी प्रायोरिटी अलग अलग है। लेकिन इसमें भी हमें यही ध्यान में रखना है कि अगर कोई प्रोसेस मेमोरी में आया ही नहीं, तो उसकी प्रायोरिटी किससे हम कंपेयर करेंगे? तो इसलिए क्या है, अगर प्रिमिटिव वर्जन हो, तो प्रिमिटिव वर्जन के केस में क्या होता है, कोई हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला प्रोसेस बाद में आ जाए, अगर इसी को प्रिमिटिव वर्जन की हेल्प से करें, तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे P1 फर्स्ट अराइवल टाइम इसका 0 है। अब इस टाइम पर कोई प्रोसेस जो है वो मेमोरी में नहीं है, तो प्रायोरिटी 3 वाला तो एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन क्या है, जैसे ही ये 3 यूनिट एग्जीक्यूट अगर कर लिया, 4 यूनिट, तो 4 पे एक और प्रोसेस आ गया P2, इसकी प्रायोरिटी इससे ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या है, ये 3 यूनिट जो एग्जीक्यूट किया है, 4 यूनिट, इसका रिमेनिंग टाइम ये 15 से ये 11 हो जाएगा। अब 11 बर्स्ट टाइम कंसीडर करके दोबारा से इसकी प्रोसेस करनी होती है। तो ऐसे ये प्रिमिटिव वर्जन होता है। प्रिमिटिव वर्जन में हमेशा हम क्या करते हैं, हाईएस्ट प्रायोरिटी अगर आए तो उसे हम रोक देते हैं, और उसके बाद प्रायोरिटी वाले प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के बाद जब उसका नंबर आता है, तो फिर से रिमेनिंग बर्स्ट टाइम के लिए हम उसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये जो यहाँ पर दिया गया है, ये नॉन प्रिमिटिव वर्जन का ही है। नॉन प्रिमिटिव वर्जन का कैसे हमें सॉल्व करना है, सबसे पहले हम जेंट चार्ट देखते हैं। जेंट चार्ट में जैसे क्या है, सबसे पहले आया P1, उस टाइम में कोई प्रोसेस मेमोरी में नहीं था। तो P1 जब मेमोरी में था ही नहीं, P1 था, बाकी कोई प्रोसेस ही नहीं था, इसका मतलब क्या है, पहला एग्जीक्यूशन जो होगा वो होगा P1 का। P1 एग्जीक्यूट कितने टाइम करेगा, क्योंकि नॉन प्रिमिटिव वर्जन है, तो बर्स्ट टाइम ये एग्जीक्यूट करेगा, यानी 15 तक। मतलब P1 का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुका है। P1 के एग्जीक्यूशन होने के बाद तब तक ये सारी प्रोसेस जो है ये मेमोरी में आ चुकी है। इसका मतलब क्या है, अब जो है प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग कंसीडर किया जाएगा। यानी एक का प्रायोरिटी है 2, एक की है 1, एक की है 4। तो हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है? P3 की। तो P1 के बाद P3 एग्जीक्यूट करेगा। P3 एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो फिर बचता है P2 और P4। तो P2 और P4 में प्रायोरिटी जो है वो P2 की ज्यादा है। इसका मतलब P2 एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद लास्ट में P4 एग्जीक्यूट करेगा। तो ये है सीक्वेंस। अदरवाइज जो इसका
सॉल्यूशन है वो लगभग पहले जैसा ही है जो हमने शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में किया था। तो इसी तरह से अगर हम देखेंगे इसे, एवरेज वेटिंग टाइम और टर्न अराउंड टाइम निकालेंगे। अब यहाँ पर P1, P2, P3 और P4 सबका अराइवल टाइम और कंप्लीशन टाइम अलग अलग है। तो P1 तो पहली बार ही आया और इसका अराइवल टाइम भी 0 है और ये 15 पे एग्जीक्यूट हो गया और 0 पे ही इसे सीपीयू मिल चुकी थी। तो वेटिंग टाइम में तो चूंकि सीपीयू अलॉटमेंट का टाइम हम लोग कंसीडर करते हैं, तो 0 P1 का वेटिंग टाइम है। P2 का वेटिंग टाइम कब होगा? तो P2 का वेटिंग टाइम जो हम कैलकुलेट करेंगे वो जिस टाइम में सीपीयू P2 को असाइन हुई है। तो P2 को जो सीपीयू असाइन हुआ है वो 20 पे। तो 20 और P2 का अराइवल टाइम है वो 4, 20 माइनस 4 यानी 16। नेक्स्ट हम अगर देखें P3 का, तो P3 का कंप्लीशन टाइम 20 है लेकिन सीपीयू उसे 15 पे मिली है, यानी 15 पे सीपीयू मिली है और ये P3 जो है वो 6 यूनिट टाइम पर मेमोरी में आया था, मतलब 15 माइनस 6 ये 9। P4 P4 को सीपीयू मिली है 30 यूनिट टाइम पर। ये सब आप अगर जेन चार्ट बना लेंगे तो इजी होगा आपके लिए। ये 30 यूनिट टाइम पर आया। अब 30 मेमोरी में आया कब था P4? तो 8 यूनिट टाइम पर, जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं 8 यूनिट टाइम पर आया था। तो 30 माइनस 8 22। अब यहाँ हम एवरेज वेटिंग टाइम निकालेंगे। P1, P2, P3 और P4 के वेटिंग टाइम को ऐड करके देन 4 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज वेटिंग टाइम निकल जाएगा। ऐसे ही टर्न अराउंड टाइम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जब कोई प्रोसेस कंप्लीट होता है तो कंप्लीशन टाइम को हम कंसीडर करते हैं। जैसे P1 कंप्लीट हो रहा है 15 पे और इसका अराइवल टाइम 0 है, मतलब 15 माइनस 0 15। P2 P2 जो है वो 30 यूनिट पे कंप्लीट हो रहा है, तो 30 और अराइवल टाइम इसका क्या है 30 माइनस 4 यानी 26। ऐसे ही P3 का कंप्लीशन टाइम है 20 और अराइवल टाइम है 6, यानी 20 माइनस 6 है 14। ऐसे ही P4 का कंप्लीशन टाइम जो है वो है 38, तो 38 और अराइवल टाइम माइनस 8 यानी 30। तो इस तरह से हम सबके वेटिंग एवरेज वेट टर्न अराउंड टाइम निकालने के लिए टर्न अराउंड टाइम को ऐड करके और 4 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकल जाएगा। तो ये था प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। और प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में भी हम प्रायोरिटी देखते हैं। अगर हम यहाँ पर प्रायोरिटी शेड्यूलिंग की बात करें तो ये भी प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव दोनों वर्जन का होता है। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में एक मेजर प्रॉब्लम जो आती है वो आती है इनडेफिनिट ब्लॉकिंग यानी स्टारवेशन की। स्टारवेशन क्या होता है कि कोई प्रोसेस जिसकी प्रायोरिटी लो है वो अगर काफी लंबे टाइम तक सिस्टम में वेट कर रहा होता है तो उस केस में क्या है, जो प्रोसेस है वो इनफाइनाइट टाइम के लिए ब्लॉक हो जाता है। तो इस केस में एक सॉल्यूशन इसका होता है स्टारवेशन का एजिंग। और एजिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम क्या करते हैं, प्रायोरिटी को ग्रेजुअली इंक्रीज करते जाते हैं ताकि एक टाइम ऐसा हो जाए जिस टाइम में प्रोसेस एग्जीक्यूट कर सके। तो ये जो है ये स्टारवेशन या इंडेफिनिट ब्लॉकिंग का सॉल्यूशन होता है एजिंग। स्टारवेशन की जो प्रॉब्लम है वो ज्यादातर प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में आती है और इसका सॉल्यूशन एजिंग है। कभी कभी एग्जाम में एजिंग टेक्निक के बारे में पूछ लिया जाता है और स्टारवेशन के बारे में भी पूछ लिया जाता है। जैसे एक यहाँ पर प्रायोरिटी शेड्यूलिंग के लिए ही दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है और इस एग्जाम्पल में क्या है, प्रोसेस है, बर्स्ट टाइम दिया हुआ है, प्रायोरिटी दी हुई है लेकिन अराइवल टाइम नहीं है। तो अराइवल टाइम नहीं है इसका मतलब क्या है, अराइवल टाइम 0 है। हर प्रोसेस जो है वो पहली बार में ही मेमोरी में आ चुका है।
तो इस केस में अगर हम देखें, प्रोसेस है P1, P2, P3 और P4। इसकी प्रायोरिटी क्या है? बर्स्ट टाइम है 10, 1, 2 और 1। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में हम लोग देखते हैं प्रायोरिटी, जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है उसे हम पहले एग्जीक्यूट करते हैं। तो इस टाइम पर क्या है, सी P1, P2, P3 और P4 चारों प्रोसेस जो है सेम टाइम पे मेमोरी में आया, तो हम प्रायोरिटी कंसीडर करेंगे। प्रायोरिटी P2 की हाईएस्ट प्रायोरिटी है, दैट इज 1, मतलब पहले P2 एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद P4, उसके नेक्स्ट प्रायोरिटी जो है वो P4 की है, तो P4 एग्जीक्यूट करेगा, देन P1 और देन P3। मतलब इस टेबल को देख करके, प्रायोरिटी को देख करके हम सीक्वेंस को फाइनल कर सकते हैं। अब इसमें क्या है, जब P2 एग्जीक्यूट होगा, P2 का बस टाइम क्या है 1, 0 से 1 तक P2 एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद P4 एग्जीक्यूट करेगा, तो P4 की भी जो बस टाइम है वो है 1, मतलब 1 से 2 तक 1 यूनिट टाइम जो है वो P4 एग्जीक्यूट करेगा। देन P1, P1 का बर्स्ट टाइम जो है वो है 10, यानी 2 से 12, टोटल 10 यूनिट एग्जीक्यूट करेगा। P1 का जो कंप्लीशन टाइम है वो है 12। देन P3, P3 का बर्स्ट टाइम है 2, मतलब 12 से 14, 2 यूनिट यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा। और इस केस में क्या है, इसका जो P3 का कंप्लीशन टाइम है वो है 14। तो ये जेंट चार्ट बनाने का तरीका है। अब इसमें से हम देख सकते हैं कि कौन सा प्रोसेस कितने टाइम तक वेट किया। अगर हम सबका अराइवल टाइम अगर जीरो है, तो सबका अराइवल टाइम जब जीरो है तो हमें कुछ अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा हमें देखना है कि P1, तो P1 को सीपीयू कब मिली थी, 2 यूनिट टाइम पे। उससे पहले क्या किया, तो उसने वेट किया, मतलब इसका वेटिंग टाइम P1 का 2 है। P2, P2 को आते ही सीपीयू मिल गया था, तो P2 का वेटिंग टाइम 0 है। P3, P3 को सीपीयू मिला था 12 यूनिट टाइम पर, मतलब 0 से 12 तक तो वेट किया है, तो P3 का वेटिंग टाइम 12। ऐसे ही P4, तो P4 को सीपीयू मिली थी 1 यूनिट टाइम पे, तो P4 यहाँ पर 1 यूनिट टाइम है। तो इस तरह से वेटिंग टाइम यहाँ पर इंडिविजुअल सभी प्रोसेस का निकल गया। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, चारों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 4, तो इसका एवरेज वेटिंग टाइम निकल जाएगा। ऐसे ही टर्न अराउंड टाइम, अगर हम टर्न अराउंड टाइम की बात करें, तो हर प्रोसेस का टर्न अराउंड टाइम निकालेंगे, तो इसका मतलब क्या है, इसका कंप्लीशन टाइम। टर्न अराउंड टाइम में जैसे अगर सबका अराइवल टाइम 0 है, इसका मतलब क्या है, ये डायरेक्टली कंप्लीशन टाइम है। तो P1 कंप्लीट कब हुआ, 12 यूनिट पे। P2 कंप्लीट कब हुआ, P2 1 यूनिट पे। P3, P3 जो है वो 14 यूनिट पे, और P4 2 यूनिट पे। तो ये इसका टर्न अराउंड टाइम है, और एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालने के लिए सबको ऐड करके 4 से डिवाइड कर देंगे। तो ये प्रायोरिटी शेड्यूलिंग का एग्जाम्पल था, जिसमें अराइवल टाइम नहीं दिया हुआ था, और अराइवल टाइम जब नहीं दिया रहेगा, तो इस केस में हम अराइवल टाइम को जो कंसीडर करते हैं वो कंसीडर करते हैं 0। नेक्स्ट है राउंड रोबिन शेड्यूलिंग। राउंड रोबिन शेड्यूलिंग जो है वो बेसिकली टाइम शेयरिंग सिस्टम के लिए बनाया गया है। सिर्फ इसमें क्या है, एक पर्टिकुलर सीपीयू क्वांटम या तो देते हैं, टाइम क्वांटम दिया जाता है, या फिर इसे टाइम स्लाइस पीरियड कहते हैं। इसमें क्या होता है कि कोई भी प्रोसेस जो है उसे एक बार में सीपीयू नहीं दी जाती है, एक बार में सीपीयू अलॉट नहीं किया जाएगा। एफसीएफएस की तरह ही ये भी एग्जीक्यूट करता है, लेकिन क्या है कि एक बार में सारे टाइम क्वांटम इसे अलॉट नहीं किए जाएंगे। ये प्रिमिटिव
सीपीयू शेड्यूलिंग है, इसमें प्रोसेस जो है वो एक टाइम स्लाइस एक्सपायर करने के बाद वापस से रेडी क्यू में भेज दिया जाता है। इन केस ऑफ एफसीएफएस शेड्यूलिंग द रेडी क्यू इज अ फीफो क्यू, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्यू होता है, बट इन राउंड रोबिन शेड्यूलिंग द रेडी क्यू इज अ सर्कुलर क्यू। फीफो क्यू में क्या है, जैसे एक प्रोसेस आया तो ये एग्जीक्यूट करता जाता है, लेकिन राउंड रोबिन में क्या है, एग्जीक्यूट करने के बाद फिर से जो है ये रेडी क्यू में ही आता है, क्योंकि कंप्लीट एग्जीक्यूशन जब तक नहीं होगा तब तक एग्जीक्यूशन चलती रहेगी। राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग जो है ये कंप्लीटली प्रिमिटिव है, जैसे एफसीएफएस है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, वो कंप्लीटली नॉन प्रिमिटिव होता है। प्रायोरिटी और शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट दोनों प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव दोनों वर्जन में होता है, लेकिन राउंड रॉबिन जो है वो कंप्लीटली प्रिमिटिव शेड्यूलिंग है। इसमें टाइम स्लाइस एक्सपायर होने के बाद प्रोसेस को जो है वो सीपीयू अलॉट किया ही जाता है। इसमें क्या है, बिकॉज एवरी आफ्टर एवरी टाइम स्लाइस पीरियड सीपीयू विल स्विच ओवर द नेक्स्ट प्रोसेस इन द रेडी क्यू। टाइम स्लाइस एक्सपायर होने के बाद प्रोसेस जो है वो रेडी क्यू में फिर से वापस जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो प्रोसेस का नाम दिया हुआ है, अराइवल टाइम दिया हुआ है और इसका बर्स्ट टाइम दिया हुआ है। इसमें जेंट चार्ट कैसे बनता है, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि इसमें सीपीयू टाइम यानी टाइम क्वांटम जो है 5 ms है, 5 मिलीसेकेंड। मतलब हर एक राउंड में एक प्रोसेस को 5 मिलीसेकेंड से ज्यादा टाइम नहीं देना है। पहला प्रोसेस जिसका अराइवल टाइम क्या है 0 और बर्स्ट टाइम है 20, तो फर्स्ट टाइम में क्या है, P1 ही सिर्फ मेमोरी में था, तो ये 5025 ये एग्जीक्यूट कर गया। तो अब ये बचा कितना, तो 15 से 20 से अब ये बच गया 15। इसमें हमें लिखते जाना होता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो 5 क्वांटम के बाद भी यहाँ पर कोई दूसरा प्रोसेस मेमोरी में नहीं है। इसका मतलब क्या है, फिर से हमें P1 को ही एग्जीक्यूट करना हो। जब प्रोसेस ही नहीं है तो एग्जीक्यूट किसे करेंगे, तो इस केस में क्या है, P1 को हमें फिर से एग्जीक्यूट करना है। अब ये एग्जीक्यूशन के बाद ये 5 यूनिट टाइम फिर से एग्जीक्यूट कर गया और ये 15 बचा, अब 10 यूनिट टाइम जब P1 एग्जीक्यूट कर चुका है तो उस टाइम में क्या है, P2 है वो मेमोरी में आया। मतलब अब हमें क्या करना है, हमारे पास P1 और P2 दोनों मेमोरी में है, तो अब अगला जो टाइम होगा वो चूंकि P1 को पहले मिला ही था, इसीलिए नेक्स्ट वाला जो टाइम है वो हम P2 को देंगे, यानी 10 to 15 जो है वो P2 एग्जीक्यूट करेगा। P2 एग्जीक्यूट करेगा तो इसका चूंकि टाइम स्लाइस एक्सपायर हो गया, फिर अब ये 10 से ये बचा यहाँ पर 5 और यहाँ पर टाइम हो चुका है 15। इस टाइम पर अगर हम देखें तो दो और प्रोसेस आ गया, P3 P4, ये दोनों मेमोरी में आ गया है प्रोसेस। इस कंडीशन पे हमारे पास टोटल 4 प्रोसेस है, P1 P2 P3 P4, जिसमें से हमने रिसेंटली P1 और P2 को सीपीयू एलोकेट किया ही था। तो अब अगला टर्न किसका होगा, तो P3 का। P3 को हमने 5 यूनिट टाइम दे दिया, अब ये 15 से बच गया 10। नेक्स्ट 5 यूनिट टाइम हम दे देंगे P4 को, तो ये भी बच गया 10 से अब 5। अब इस टाइम पर भी सारा प्रोसेस मेमोरी में है और कोई प्रोसेस कंप्लीटली एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, तो हमें इस सीक्वेंस में देना है, जैसे P1 P2 P3 और P4 को दिया, फिर से P1 P2 P3 P4 इसी सीक्वेंस में देंगे। इसलिए कहा गया था फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की तरह राउंड रॉबिन काम करता है। नेक्स्ट है, हम P1 को अगर देते हैं, P1 को 5 यूनिट टाइम अगर देंगे
25 से ये 30, अब ये 5 यूनिट टाइम के बाद ये 10 जो है ये 5 बच गया है। P2 5 यूनिट टाइम के बाद ये 0 मतलब ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, यानी P2 कंप्लीट। अब P3 5 यूनिट टाइम देने के बाद ये 10 से ये भी 5 हो चुका है और P4 P4 चूंकि बर्स्ट टाइम इसका 5 रहता है, मतलब 40 से 45 में P4 क्या है, ये 5 से अब 0 हो गया, यानी P4 भी एग्जीक्यूट हो चुका है। हमारे पास टोटल जो है वो सिर्फ दो प्रोसेस रह रहा है जिसका 5 मिली सेकेंड टाइम रहता है। तो इसमें क्या है, P1 पहले एग्जीक्यूट होगा, ये 5 0 हो गया, फिर ये 0 हो गया, मतलब क्या है, ये सारा प्रोसेस अब एग्जीक्यूट हो चुका है। तो ये जेंट चार्ट कंप्लीट हो गया। इस तरीके से हम राउंड रॉबिन का जेंट चार्ट बनाते हैं। अगर कोई प्रोसेस मेमोरी में है ही नहीं तो सेम प्रोसेस को हम दोबारा से 5 यूनिट टाइम दे सकते हैं। लेकिन अगर मेमोरी में मल्टीपल प्रोसेस है तो हमें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की तरह जैसे जैसे मेमोरी में आया है उसी सीक्वेंस में हमें टाइम देना है। अब एक और चीज अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ये बर्स्ट टाइम जो है ये है 20, 10, 15 और 10, टोटल मिला करके ये हो रहा है 55। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये भी 0 से लेकर के 55 तक यहाँ पर होता है। तो अगर कभी भी जेंट चार्ट अगर आपका गलत बनने लगे तो उस केस में हमेशा बर्स्ट टाइम को टोटल ऐड करके देख लेना कि जितना बर्स्ट टाइम आ रहा है उतना ही आपका ये टाइम आ रहा है या नहीं। अगर टाइम आ रहा है इसका मतलब सही बना है, नहीं है तो आपको दोबारा से रिव्यू करना होगा। इसमें क्या है, वेटिंग टाइम अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो वेटिंग टाइम कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, सिंपली ये देखना होगा कि P1 कितना देर वेट किया है। अब यहाँ से 0 से लेकर के 10 तक ये तो P1 ही एग्जीक्यूट किया है, 0 टू 5 और 0 टू 10, 5 टू 10 ये P1 ही एग्जीक्यूट किया है। तो P1 को दोबारा से कंट्रोल कहाँ मिला, 25 पे। तो 25 जिसमें से 10 तो एग्जीक्यूट किया ही है, मतलब 25 में से 10 यानी 15 यहाँ पर वेट किया। उसके बाद फर्दर मतलब P1 जो इस टाइम पर वेट किया है ये प्रोसेस का हमें पता लग चुका है कि ये 3 यूनिट टाइम 555 ये 3 यहाँ पर वेट किया 15। उसके बाद P1 तो एग्जीक्यूट किया ही है, P1 कंप्लीशन से पहले और कहाँ वेट किया, तो P2, P3 और P4 ये यहाँ पर 15 यूनिट वेट किया, मतलब 45 से माइनस 30। तो 15 माइनस 15 30। आपको जिस तरीके से इजी लगे वैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ अगर देखें P1 ये एग्जीक्यूट कर रहा था, वेट जो किया है P2 से P4 तक, मतलब 25 से माइनस 10 करेंगे तो ये वेटिंग टाइम है। उसके बाद फिर यहाँ तो P1 के बाद ही CPU था, P2, P3, P4 तक वेट किया है, तो ये 30 से 45 तक वेट किया, तो 45 में से 30 यहाँ गया, तो ये दोनों को आप ऐड करोगे तो 30 इसे वेट करना पड़ा है। वैसे भी अगर आप देखेंगे तो ये जो P1 है, P1 कंप्लीट कहाँ हुआ, तो 50 पे, और बस टाइम कितना था, तो P1 का 20 था। इसका मतलब 50 पे कंप्लीट हो रहा है और 20 बस टाइम था, तो इसका मतलब यह है कि 30 वेट किया है, तो P1 का हम टाइम यहाँ से 30 निकाल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें P2 का, तो P2 का बर्स्ट टाइम है 10 और P2 कंप्लीट कहाँ हो रहा है, एग्जीक्यूशन P2 का कंप्लीट कहाँ हो रहा है,
35 पे 35 पे P1 का P2 का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो रहा और इसका बर्स्ट टाइम कितना था, मतलब वेटिंग टाइम अगर हम निकाल रहे हैं तो इसका बर्स्ट टाइम था 10, मतलब 10 यूनिट टाइम तो इसको एग्जीक्यूट होने में ही लगा। और P2 जो है वो 10 मिली सेकेंड लेट भी आया था, यानी ये भी 10 माइनस कर देंगे। इसका मतलब क्या है, ये जो है ये 15 यूनिट यहाँ वेट कर लिया। तो आपको जैसे इजी लगे, जैसे समझ में आए, उस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो, बस लॉजिक सेम होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें P3 की, अगर अराइवल टाइम डिफरेंट है तो हमें अराइवल टाइम हमेशा माइनस करना होता है। P3 का अगर हम देखें तो P3 एग्जीक्यूट कब किया है, फाइनल एग्जीक्यूशन P3 की 55 पे 10। अगर हम बात करें तो इसका वर्स्ट टाइम कितना था, बर्स्ट टाइम था 15, मतलब 15 मिनट तो इसने वेट नहीं किया, एग्जीक्यूट किया है। तो 15 इसमें माइनस कर देंगे क्योंकि ये इसका एग्जीक्यूशन टाइम है, और अराइवल टाइम भी इसका 15 है, मतलब 15 मिनट ये लेट आया था। तो 55 में से -15 अगर हम करते हैं, इसका मतलब क्या है, ये 25। एक बार चेक कर लेते हैं। अगर हम देखें P3 का, P3 को वेटिंग का अगर देखते हैं तो वेटिंग यहाँ पर 0 to 15 तो P3 था ही नहीं, मतलब ये वेट नहीं किया है। यहाँ पर P3 एग्जीक्यूट कर रहा था, P3 यहाँ भी एग्जीक्यूट कर रहा था और P3 यहाँ पर भी एग्जीक्यूट कर रहा था। इसका मतलब क्या है, 20 से लेकर के और 35 तक P2 वेट किया है, मतलब 5 5 और 5 15 यहाँ वेट किया है, और 35 माइनस 20 15 यहाँ वेट किया है। उसके बाद अगर हम बात करें फिर से P3 की, तो P3 यहाँ तो एग्जीक्यूट कर ही रहा था, P3 वेट कहाँ किया, तो ये जो है P4 और P1, मतलब 50 से 40 के बीच में वेट किया, ये 15 और -10, ये 10 है, ये 15 है, ये 20 नहीं, ये 25 है। P3 25 टाइम वेट किया, ये 25 के हिसाब से कैलकुलेट होगा। ऐसे ही P4 में भी क्या है, P4 का एग्जीक्यूशन 45 पे कंप्लीट हो रहा है, तो ये 45, 10 बर्स्ट टाइम था तो 10 माइनस हो जाएगा, अराइवल टाइम 15 है। तो इसको अगर हम देखें तो ये भी 20 टाइम वेट कर रहा है। तो इस तरीके से हम चारों प्रोसेस का वेटिंग टाइम निकाल सकते हैं और उसके बाद एवरेज वेटिंग टाइम निकाल सकते हैं। टर्न अराउंड टाइम के केस में क्या होगा, किस टाइम में प्रोसेस कंप्लीट हुआ और किस टाइम में मेमोरी में आया, उसे हमें कैलकुलेट करना है। P1 जो है वो 50 पे कंप्लीट हुआ है, लेकिन मेमोरी में कब आया था, 0, तो 50 माइनस 0, टर्न अराउंड टाइम इसका 0 हो गया। P2 P2 का कंप्लीशन टाइम, P2 35 पे कंप्लीट हो चुका था, और P2 मेमोरी में कब आया था, तो 10 यूनिट टाइम पे, तो 35 माइनस 10 25। P3 P3 का कंप्लीशन टाइम है 55 और अराइवल टाइम इसका था 15, यानी P3 और P4 दोनों 15 पे आया था, तो 55 माइनस 15, टर्न अराउंड टाइम 40, और P4 45 पे एग्जीक्यूट कर चुका था, तो 45 और अराइवल टाइम -15, तो ये 30।
इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 36.25 है। इसका कैलकुलेशन आप 25 के हिसाब से करेंगे तो ये डेटा जो है ये चेंज हो जाएगा। तो इसका हमें ध्यान रखना है। ये मेजर जो था एल्गोरिदम था सीपीयू शेड्यूलिंग का, जो हमने राउंड रॉबिन, प्रायोरिटी, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, ये सब चीज के बारे में हमने डिटेल में देखा है। अब एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट जो है वो हम देखेंगे मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग का। मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग में क्या होता है कि एक साथ मल्टीपल टाइप के क्यू होते हैं और हर एक क्यू का अपना एक शेड्यूलिंग एल्गोरिदम होता है। दिस एल्गोरिदम पार्टीशंस द रेडी क्यू इनटू सेवरल सेपरेट क्यू। जैसे अगर हम यहाँ देखते हैं इसके डायग्राम को, तो आप भी देखेंगे कि यहाँ पर सिस्टम प्रोसेस के लिए इंटरेक्टिव प्रोसेस, इंटरेक्टिव एडिटिंग प्रोसेस, बैच प्रोसेस और स्टूडेंट प्रोसेस, सबकी जो है वो अलग अलग प्रायोरिटी है। सिस्टम प्रोसेस की हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है और स्टूडेंट वाले प्रोसेस की इसकी लोएस्ट प्रायोरिटी होती है। तो ये अलग अलग प्रायोरिटी होती है और हर एक जो है क्यू के लिए एक अलग शेड्यूलिंग एल्गोरिदम वर्क करता है। This algorithm partitions the ready queue into several separate queues. Processes are permanently assigned to one queue based on some criteria such as memory size, process priority. इसमें जो प्रोसेस है वो एक क्यू को असाइन किया जाता है, किस टाइप का प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग क्यू को असाइन कर दिया जाता है। Each queue has its own scheduling algorithm. हर एक क्यू का अपना एक शेड्यूलिंग एल्गोरिदम होता है। जैसे इसमें क्या है, फोरग्राउंड क्यू में बी इन राउंड रॉबिन एंड बैकग्राउंड क्यू में बी इन एफसीएफएस। फोरग्राउंड इसमें ज्यादातर जो है वो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले के लिए कहा गया है, राउंड रॉबिन, और बैकग्राउंड जो है वो स्टूडेंट प्रोसेस वगैरह इतना फास्ट चलने की नीड नहीं होती है, तो उस केस में एफसीएफएस भी काम करता है। अगेन देयर इज अ शेड्यूलिंग एल्गोरिदम टू सेलेक्ट अ क्यू अमॉन्ग मेनी क्यू। मतलब हर एक शेड्यूलिंग एल्गोरिथम क्यू का अपना एक शेड्यूलिंग एल्गोरिदम होता है। देन उस क्यू में से किस क्यू को पहले सेलेक्ट करना है उसका भी एक शेड्यूलिंग एल्गोरिदम होता है कि कौन से क्यू को हम पहले सेलेक्ट करेंगे। इफ प्रायोरिटी क्यू इज अप्लाइड देन नो प्रोसेस इन द लोएस्ट प्रायोरिटी क्यू कैन बी एग्जीक्यूटेड टिल देयर इज अ प्रोसेस इन हाईएस्ट प्रायोरिटी क्यू। अगर प्रायोरिटी अप्लाई हो जाएगा तो उस केस में क्या है, हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला एग्जीक्यूशन पहले होगा और लोएस्ट प्रायोरिटी वाली जो क्यू है उसका एग्जीक्यूशन बाद में होगा। इफ राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग इज अप्लाइड देन ईच क्यू गेट सीपीयू फॉर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम। अगेन द टाइम विल बी डिवाइडेड इनटू अमंग द प्रोसेस इन द क्यू। कहने का मतलब जो ये मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग है इसमें मल्टीपल क्यू है, सबका एक अपना अलग अलग एल्गोरिदम होता है और इसमें प्रायोरिटी राउंड रॉबिन कोई भी अप्लाई हो सकता है। लेकिन इसमें अगर हम देखें प्रायोरिटी क्यू की बात करें तो इसमें फिर से वही प्रॉब्लम आएगी, एजिंग और स्टारवेशन की प्रॉब्लम आएगी जिसे हमें एजिंग से सही करना होता है। एजिंग टेक्निक का यूज करके हम स्टारवेशन के प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हैं। दूसरा क्या है, जो मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग है उसी में एक स्टारवेशन की प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग विथ फीडबैक पाथ होता है। तो ये थ्योरेटिकली आपको ध्यान में रखना है कि मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग का एक डिफरेंट वर्जन होता है, मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग विद फीडबैक पाथ, जिसमें क्या है स्टारवेशन की प्रॉब्लम नहीं होती है। अब इसमें हाईएस्ट और लोएस्ट प्रायोरिटी वाला जो सीन है, सिस्टम का जो प्रोसेस है इसका हाईएस्ट प्रायोरिटी है, उसके बाद इंटरेक्टिव एडिटिंग, बैच और स्टूडेंट प्रोसेस। तो ये प्रायोरिटी वाइज जो है
अब इसी के लिए कहा गया है कि अगर हाईएस्ट प्रायोरिटी क्यों अप्लाई करेंगे, प्रायोरिटी में क्या होगा, हाईएस्ट वाला एग्जीक्यूट होता जाएगा। हो सकता है कि एक टाइम ऐसा आए जो सीपीयू ही ना मिले लोएस्ट प्रायोरिटी वाले प्रोसेस को। तो उस केस में क्या है, स्टारवेशन की प्रॉब्लम आती है। तो या तो हम राउंड रॉबिन से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या फिर मल्टी लेवल फीडबैक क्यू, मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग विद फीडबैक हम यूज कर सकते हैं। इसमें क्या है, अगर हम सिस्टम प्रोसेस की बात करें तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। इंटरेक्टिव प्रोसेस के लिए शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट अप्लाई कर सकते हैं। मतलब ये जो है ये एक आइडियल तरीका है। बैच प्रोसेस के लिए राउंड रॉबिन और स्टूडेंट प्रोसेस के लिए प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। मतलब जो भी हमने एल्गोरिदम पढ़ा है उसके हिसाब से हम डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस के ऊपर अलग अलग एल्गोरिदम अप्लाई कर सकते हैं। The main disadvantage of multi-level queue scheduling is problem of starvation for low-level processes. तो इसी प्रॉब्लम ऑफ स्टारवेशन को ओवरकम करने के लिए मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग विद फीडबैक यूज कर सकते हैं। ये था पूरा सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम के बारे में डिटेल में। थोड़ा सा एक फैक्ट है जिसके बारे में हम जान लेते हैं। स्टारवेशन जो है वो ज्यादातर प्रायोरिटी शेड्यूलिंग और शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग में होता है। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग टेक्निक में क्या है कि हम कुछ प्रायोरिटी असाइन करते हैं और प्रायोरिटी के हिसाब से सीपीयू एलोकेट हो जाता है। तो इस केस में क्या है कि जो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाली प्रोसेस है उसको तो इजीली सीपीयू मिलते जाता है, लेकिन लोएस्ट प्रोसेस प्रायोरिटी वाली जो प्रोसेस होती है वो इनफाइनाइट ब्लॉकिंग में चला जाता है। तो इसके लिए एक सॉल्यूशन है एजिंग। और एजिंग ऐसी टेक्निक है जिसमें हम क्या करते हैं, प्रायोरिटी को ग्रेजुअली इंक्रीज करते जाते हैं बाय टाइम क्वांटम। और इसकी वजह से क्या होता है, एक टाइम ऐसा भी होता है कि लोअर प्रायोरिटी वाले जो प्रोसेस है वो हायर प्रायोरिटी वाले प्रोसेस बन जाते हैं और ये इनफाइनाइट ब्लॉकिंग के प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर देता है। तो ये सारा जो था ये सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम के बारे में मेन कंसेप्ट था जो हमने काफी डिटेल में पढ़ा। वीडियो थोड़ी लंबी हुई है लेकिन क्या है, हमने सारे कंसेप्ट को बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा है। तो पेशेंस के साथ आपको पढ़ना है ताकि दोबारा कोई इस टॉपिक में प्रॉब्लम ही ना हो। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।